अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वक्त अगरचे सबके लिए एक जैसा नहीं होता, इसके लातादाद चेहरे होते हैं, या यूं कहिए कि वक्त अपने सरनुमा हिस्से पर बेशुमार फरेब लगाए है। कोई इसका एक रूप देखता है तो इसी दौरान दूसरा किसी और शक्ल का नज़ारा कर रहा होता है, जिसको खूबसूरत शक्ल ना कहकर करी और मनहूस कह सकते हैं। किसी के लिए ये सरापा रहम बनकर उभरता है तो किसी के लिए जालिम जाबिर हो जाता है। किसी को कुछ सिखा रहा होता है और उसे नए तजर्बात से गुजार कर एक पुरस्कार दुनिया में ले जाता है, जहां वो देखता तो सब कुछ है मगर ना किसी को समझा सकता है और ना किसी के सामने अपनी जुबान खोल सकता है। उसके पास वो अल्फाज नहीं हैं जो उसके देखे हुए मंजर की तर्जुमानी कर सकें। वह पुरस्कार दुनिया वक्त के उन तारीक गोशों में खुफिया तौर पर छुपी रहती है जहां तक इंसान की रसाई नहीं हो सकती। वो जब चाहती है खुद को आश्कार करती है और जब चाहती है मख्फी हो जाती है। हर इंसान के अंदर एक पुरस्कार दुनिया मौजूद है जिसे सिर्फ वो देख सकता है, वही सुन सकता है। ना कोई उससे वाकिफ हो सकता है और ना ही कभी जान पाएगा। अगर मान लिया जाए कि किसी जरिए से उस गैर मरे कुव्वत तक रसाई भी हो जाए तो हालात नाकाबिले यकीन हद तक उसके इख्तियार में नहीं रहते। जैसा कि वरुण के साथ हो रहा था, वो सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था और झेल भी रहा था, मगर चाहकर भी किसी को ना कुछ दिखा सकता था और ना ही बता सकता था। उसके हाथ खुले थे मगर रूह कैद थी, उसके इख्तियारात महदूद हो गए थे। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी रूह को शैतान के हाथों बेच दिया था, उससे कोई मुआहिदा किया था, बल्कि वो तो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी अनजान ताकत के नर्गे में आ गया था। उसकी जिंदगी बहुत से मसाइल से घिरी हुई थी जिनके हिसार को तोड़ने के लिए वो सालों से तगोदो में मुब्तला था। पहले घर के हालात, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर कंपनियों के दर पर ठोकरें खाते उसे सालों गुजर गए थे। हुसूल मंजिल की तलाश में वो किन किन दुश्वार गुजार घाटियों से होकर निकला था, इसका अंदाजा उसे उस दिन हुआ जब आईने में उसने खुद की शक्ल देखी तो सर और बड़ी हुई दाढ़ी में उसे चमकती हुई चांदी नजर आई। आंखों के नीचे सिया गड़े पड़े। बूढ़े होने के ख्याल से वो सहम गया था। उसकी माँ जब भी उसे फोन करती एक ही बात कहती, बेटा शादी कर ले, क्या मालूम बहू की किस्मत से तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मगर वो अपनी हालत बखूबी जानता था और ऐसे किसी बड़े फैसले को लेने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। अगरचे अनामिका को दबे लफ्जों में कई बार वो शादी का कह चुका था, लेकिन अनामिका एक ही डाल पर बैठकर जिंदगी गुजारने वाली चिड़िया नहीं थी, इसलिए वो उसकी बात हंसी में टाल देती। खुद वरुण भी जिम्मेदारी को उठाने से कतरा रहा था। बेरोजगारी ने उसे अंदरूनी तौर पर कमजोर कर दिया था। जहां उसके अखराजात में कमी वाक़ई हुई थी, वहीं उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी यह आदत उसे ले डूबेगी। कुछ चीजें उसने अपने मामूल में शामिल कर ली थी, जैसे उसके साथ हुए हर वाक़े को रिकॉर्ड करना, और आज भी वो वही कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसके मिजाज में गैर मामूली तगय्युर हुआ था। वो छोटी छोटी बातों पर झुंझला उठता, चीज़ें जल्द ना मिलने पर गुस्सा हो जाता, टीवी की आवाज़ फुल कर देता और गुसल खाने में शावर चलाकर घंटों खड़ा रहता, जैसे कोई राज वो अपने सीने में लिए घूम रहा हो, जैसे कोई लावा उसके अंदर उबल रहा हो और इसी लावे को वो किसी भी तरह बाहर निकालने के दर पे था। आज उसने ठान लिया था कि वो हर छोटी बात कहकर ही दम लेगा। उसने दराज से कैमरा निकालकर टेबल पर रखा और कुछ देर उसे देखता ही रहा, और इसी दौरान उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। अब से पहले उसने बहुत से दोस्तों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से भी तसल्ली बख्श जवाब ना पाकर वो मायूस हो चुका था। उसके नज़दीक ये आखिरी तरीका था उन हालात को जाहिर करने का जिनसे वो पिछले कई महीनों से दो चार था। वरुण ने टेबल पर कैमरा ऑन करते हुए कुर्सी पर बैठकर बोलना शुरू किया। 16 अक्टूबर और शुक्रवार का दिन है। यहाँ रहते मुझे 1 महीना 17 दिन और 11.5 घंटे गुजर चुके हैं। वो फिर से खामोश हो गया और उसने रुककर तवील सांस ली और एक नज़र अपने गिरदोपेश पर डालकर देखा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था या किसी के होने का एहसास उसे खौफजदा कर रहा हो। और फिर उसकी नज़र कैमरे पर मरकूज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कोई भी इंसान अपने माजी को दो वजूहात की बिना पर याद रखता है। एक तो तब जब उसका माजी बहुत खुशगवार हालत में गुजरा हो, या फिर वो किसी नासूर जैसा हो जो सिर्फ दर्द तो दे सकता है मगर उसका मदावा नहीं हो सकता। मेरे माजी की दूसरी शक्ल रही है। मैं जानता हूं मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता,
मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई दूसरा ना हो। अगरचे मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त से नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह हरदम एहसास होता है कि मेरी रूह अबद से यहाँ कैद है। बाहर जाता हूँ तो सांस रुकती हुई महसूस होती है। घर आता हूँ तो लगता है जैसे कोई जहर मेरे दिल की शरियानों को मुंजमद कर रहा है और मैं आहिस्ता आहिस्ता मौत की आगोश में जा रहा हूँ। हर लम्हा मेरे लिए दुश्वारतर होता जा रहा है। रात सबके लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि सेहतमंद की रात अलग होती है और बीमार की अलग। और मैं यहाँ उसी बीमार की मानिंद लम्हों को गिन गिन कर काटता हूँ, बल्कि कभी कभी तो ये लम्हे ही मुझे काटने लगते हैं और मैं तराशों की मानिंद ज़मीन पर खौफ व हिरास के साथ बिखरा पड़ा रहता हूँ। देखता हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मैं ऐसे अजाब में मुब्तला हूँ जहाँ से सिवाय मौत के खुलासी की कोई सबील नहीं। ये आवाज़, उफ, ये आवाज़ मुझे पागल करके छोड़ेगी। हर वक्त ये मेरे कानों में गूंजती रहती है। इसकी कोई सिमत नहीं, ये हर सिमत से मुझे सुनाई देती है। उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैं यहाँ आया था, इस लालच में कि ये फ्लैट मुझे बिना किसी एडवांस और कम किराए पर मिला था। परेश कुमार, एक मारवाड़ी एजेंट, ने यही कहा था कि ऐसी अच्छी लोकेशन और इतने कम किराए पर फ्लैट मिलना मुश्किल है। मैं उसकी बातों में आ गया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक तो मेरे पास काम नहीं और दूसरा पैसे भी खत्म हो रहे थे और इस जगह के अलावा मेरे पास कोई रहने के लिए घर भी नहीं था। फ्लैट अच्छा था और लोखंडवाला में घर आसानी से मिलते भी कहाँ थे। चौथी मंजिल से पहाड़ों का नज़ारा दिल फरेब था और रात को उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। बज़ाहिर नजर आने वाली इन सभी खूबियों को देखकर मैंने जल्दी हामी भर दी, लेकिन मुझे ये बात मुसलसल खटक रही थी कि अब तक खाली क्यों था, जबकि परेश ने मुझे बताया था कि ये कई महीनों से बंद पड़ा था। जब ये सवाल मैंने उससे किया तो उसने मुझे यही जवाब दिया कि इसका भाड़ा कम है और सस्ती चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ये मिल गया, अब मज़े करो और हाँ, जो सामान यहाँ पर मौजूद है वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आकर मैं कदरे मुतमईन था। जब से घर से निकला था पहली मर्तबा काम और घर का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा था। इसी खुशी में मैंने चाबी ली और घर में दाखिल हुआ। क्या देखता हूँ कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था और घर पर एक अजीब सी नहुसत तारी थी। दरो दीवार से मायूसी टपकती थी। बहुत सी ऐसी काम की चीजें भी यहाँ मौजूद थी जिन्हें आमतौर पर लोग छोड़कर नहीं जाते। हालात कैसे भी हों, इंसान अपनी जिंदगी भर की पूंजी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था। दीवार पर पेंटिंग्स ऐसी ही लगी हुई थी, कपड़े और जूते शेल्फ में वैसे ही पड़े हुए थे। सोफा, टेबल, कुर्सियां, कालीन, खिड़कियों पर लगे पर्दे सब ऐसे ही मौजूद थे। इस्तेमाल के बर्तन तक किचन में बिखरे हुए थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे सिर्फ अहले खाना ही घर से गायब हों, बाकी सब जूं का तू मौजूद था। मुझे खुशी भी थी और हैरत भी, इस लिहाज से कि बहुत सी अशिया जिनकी मुझे शिद्दत से ज़रूरत थी यहाँ लावारिस पड़ी हुई थी और अब ये सब मेरे काम आने वाली थी। हैरत इसलिए कि वो मेरी सोच से ज़्यादा कीमती थी, जिन्हें ऐसे ही छोड़ देना हिमाकत से कम ना था। मगर मुझे ये सब चीज़ें मुफ्त हाथ आ गई थी, इसीलिए उस वक्त कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे मैंने साफ सफाई की और उसे रहने लायक घर बना दिया। वरुण फिर से यकलख्त खामोश हो गया और पास रखे पानी का गिलास उठाकर जल्दी से सारा पानी पी गया। मुंह साफ करते हुए उसका ध्यान कैमरे की बैटरी पर गया, जिसका आखिरी सेल देखकर उसने कैमरा ऑफ कर दिया और कुछ देर आराम के लिए सोफे पर दराज होकर गर्दन ढीली छोड़ दी। थकन से उसके कंधे बोझल हो चुके थे। पानी पीने के बावजूद उसके होंठ खुश्क थे। पहले के मुकाबले में उसका मन हल्का महसूस कर रहा था। बहुत से ख्यालात बरकी रफ्तार से उसके दिमाग में आ और जा रहे थे, जैसे रो लेने पर एक गुनूदगी की कैफियत तारी हो जाती है। ठीक उसी तरह वरुण को कब नींद आई पता ही ना चला। शाम 5 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक मोटा पस्ता कद आदमी, सिया रंगत वाला, जिसके चेहरे पर जाबजा चेचक के दाग दिखाई पड़ रहे थे। गले में चमचमाती सोने की चेन जो एक खास किस्म से ढली हुई थी। सफेद कपड़े और जूते, तकरीबन वैसे ही शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले हुए। सफेद पाउडर चूने की हद तक गर्दन में लगा हुआ, जिससे उसकी मोटी गर्दन का ज्यादातर हिस्सा ढक चुका था। पेशानी पर गहरी सिया लकीरें जिन पर चंदन का कुशका लगा था। आंखों पर बड़ी होने का शुबा होता था, मगर उल्लू की तरह गोल थी। सुनहरे रंग का चश्मा जिसमें सुनहरी चेन निकलकर कानों तक जा रही थी। नाक पर, आंखों से दूर और मुंह के करीब था। सर में चमेली का तेल जिसकी महक दूर से ही आ रही थी। तेल इतना कि सर से बहकर कानों से होते हुए शर्ट के कॉलर में जज्ब हो रहा था। बाल कुछ ज्यादा ही काले थे। इमारत पुरानी थी मगर रंग रोगन नया था। दाहिने हाथ में सिया रंग का बैग, जिसकी सिया पट्टी को हाथ में इस तरह लपेटा हुआ था जैसे कोई सांप पेड़ की टहनी पर लिपटा हुआ हो। उंगलियों में कई सोने की अंगूठियां,
और सबसे ख़ास बात यह कि उसका पेट उसकी तमाम खूबियों से ज़्यादा बड़ा था। पान की पीक से सुर्ख दांत निकाले हुए मेरी तरफ देख रहा था। वरुण ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखकर पूछा, जी कहिए, क्या है इस फ्लैट में? जी मैं ही आया हूँ। कोई काम था आपको? मेरा नाम धीरन भाई बाटली वाला है और मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। यह सुनना था कि वरुण के लहजे में तब्दीली आ गई और उसने शर्मिंदगी से कहा, ओह माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। कैसे पहचानोगे, हम पहले कभी मिले नहीं। अंदर आने की ज़रूरत नहीं, मैं बस कुछ कहने आया था। जी बताइए। वो हमातन गोश होकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। देखो भाई, बात को घुमाने फिराने की मेरी आदत नहीं, इसलिए साफ साफ कहता हूँ कि रात 12 बजे के बाद दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद रखना, ना बाहर जाना ना ही किसी को अंदर आने देना। रात को बाहर ना निकलूं? मगर ऐसा क्यों? अगर मुझे कुछ काम हो तो? जो भी ज़रूरी काम हो दिन में ही निपटा लो। फिर अचानक उसके अंदाज में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। चेहरे पर थोड़ी नरमी लाकर बोला, क्योंकि रात को यहाँ कोई नहीं मिलता, सभी बाजार और दुकानें बंद रहती हैं, इसलिए रात को बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर वो चला गया। उसकी बातों से वरुण झुंझला गया था, मगर इसका वरुण पर काफ़ी असर हुआ। 12 बजने का इंतज़ार उसे अभी से था। वो एक ही बात सोच रहा था कि आखिर क्या होगा 12 बजे। भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। टोस्ट और वड़ा पाव के अलावा घर में कुछ नहीं था। वरुण ने कॉफ़ी बनाई, फिर पहाड़ियों की तरफ खुलने वाली खिड़कियों में खड़ा होकर बाहर के नज़ारे का लुत्फ लेने लगा। बिल्डिंग से कुछ दूर 2 क्वार्टर और कुछ झोंपड़ियाँ थीं, जिनमें जलते हुए बल्ब और घरों से निकलता हुआ धुआं काफ़ी दिलकश लग रहा था। पथरीले पहाड़, जिनकी चोटियों पर लगे टावर पर सिग्नल पर लगाए गए सुर्ख बल्ब दूर से रोशन आंखों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन पहाड़ों पर दूर तक अंधेरे की एक दबीज चादर फैली हुई थी, जिसमें सितारों की मानिंद कहीं कहीं कुमकुमे रोशन थे। पहाड़ों का यह हिस्सा कहकशां मालूम हो रहा था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद वो वापस आकर सोफे पर लेट गया। उसने अमित को फ़ोन करना चाहा, मगर नेटवर्क का मसला पिछले रूम की तरह यहाँ भी था। कोई दूसरा रास्ता दिखाई ना देने पर वो दोस्तों के फोटोज देखने लगा। अनामिका के साथ दूसरे दोस्तों को वो याद कर रहा था। अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसकी आंख लग गई और ना जाने कितनी देर तक वहां पड़ा सो रहा था कि अचानक किचन में कुछ गिरने की आवाज़ से हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर उधर देखा, मगर कमरे में घुप अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च के सहारे वो 2-4 कदम ही चला था कि ज़मीन पर रखे कप से उसकी ठोकर लगी। कप था कि हवा से बातें करने लगा और सामने की दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसके टुकड़े हवा में उड़कर न जाने कहां कहां बिखर गए। उठकर किचन में गया तो देखता है कि कढ़ाई जमीन पर पड़ी है। उसने कढ़ाई को उठाकर ऊपर रखा और वापस अपनी जगह पर आकर लेटकर आंखें बंद कर ली। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जिसके नीचे से रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। उसको ये समझने में देर न लगी कि सिर्फ उसके फ्लैट की लाइट खराब थी। उठकर वो दरवाजे की तरफ चला ही था कि मालिक मकान की बात याद आ गई। उसका ध्यान घड़ी की तरफ गया। देखा तो 1:27 हो रहे थे। चलते हुए कदम रुक गए। अब जो भी होना था सुबह को होना था। उसे सुबह का इंतजार था। तभी अचानक एक सुरीली आवाज़ उसके कानों से टकराई। न जाने कहाँ से उसे पायल बजने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कमसिन लड़की पाँव में घुंघरू बांधकर अटखेलियां कर रही हो। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा था, मगर कुछ देर बाद फिर वही आवाज़, छमछम की आवाज़। लेकिन अब कैफियत सुरूर से बदलकर खौफ में तब्दील हो गई थी। झनकार की नगमगी खत्म होकर उसने एक शिद्दत इख्तियार कर ली थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से आवाज़। बालकनी में किसी के चलने से उसे चोर का खदशा था। बस्ती काफ़ी दूर थी। आसपास जंगल ऐसे सुनसान इलाके में चोरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो सीधा कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खौफ उसके हवास पर तारी था। दिल जैसे रेल के इंजन की तरह धड़क रहा था। दरवाजे की तरफ देखकर उसने उल्टा चलना शुरू किया और हर कदम वो ऐसे रख रहा था जैसे वो सांपों से भरे कमरे में चल रहा हो। किसी भी गलत कदम पर उसे सांप के डसने का खौफ हो। ऐसे ही चलता वो कमरे की दीवार से जा लगा और उसी के साथ ही उसकी आंखें खौफ से उबलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो फर्श पर सिमट कर बैठ गया। कमरे में उस वक्त कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था, जिसमें थोड़े थोड़े वक्फे से खामोशी को तोड़ती हुई वो घुंघरुओं की आवाज़ें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह दाखिल हो रही थी। कभी वो आवाज़ यकायक बंद हो जाती और कभी तसलसल के साथ आने लगती। ऐसा होते जब बहुत देर हो गई तब उसे एहसास हुआ ये किसी के चलने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जैसे कोई खौफ व हिरास की हालत में
अपने पाँव में घुंघरू बांधे उन्हें मुसलसल जमीन पर पटक रहा हो। तमाम रात एक नातीदा आसेब उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसके होने का एहसास तो उसे था, लेकिन वो इतनी हिम्मत ना कर सका कि बाहर जाकर उसे देख सके। सामने नजर आती दो सुर्ख आंखें, जिन्हें कुछ देर पहले वो खिड़की से देख चुका था, अब भी उसे नजर आ रही थी, जो पहले से ज्यादा साफ और वाजे थी। देखते ही देखते वो दोनों आंखें धुंधली और कमजोर सी होने लगी, और फिर सूरज की शुआओं ने उन्हें बिल्कुल मध्यम कर दिया और रात की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हो गई। पूरी रात घुटनों पर सर रखकर बैठने से उसका बदन अकड़ गया था, मगर उसे इसकी फिक्र नहीं थी। उसने सबसे पहले अमित को फोन किया। हेलो अमित। हाँ वरुण, बोल, कैसा है तू? वो सब छोड़, ये बता तू कहाँ है? ऑफिस में। क्यों, क्या हम आज मिल सकते हैं? सॉरी यार, बहुत काम पड़ा है, मगर बात क्या हुई? तू बस आ जाना यार। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर बात क्या हुई ये तो बताओ। मैं तुझे फ़ोन पर नहीं बता सकता, यहाँ आएगा तो सब बता दूंगा। यार आज मेरे बॉस की पार्टी है और आज मुझे उसके साथ रहना है। उल्लू का पट्टा मुझे अपना दुमछल्ला समझता है, कहता है ऑफिस के बाद सीधा घर चले जाना। अब तू ही बता मैं क्या करूं? इस बॉस के बच्चे ने मेरी जिंदगी कुत्ते से बदतर कर दी है। यार आज तो मुश्किल होगा, लेकिन कल आ जाऊंगा पक्का। प्लीज़ अमित, अर्जेंट है। सॉरी यार, आज नहीं, कल पक्का आ जाऊंगा। अमित ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसे बस अमित से ये उम्मीद न थी कि पिछले काफ़ी अरसे से वो किसी और से राब्ते में ना होने की वजह से मदद नहीं ले सकता था, मगर उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो बात को बगैर सुने फ़ोन काट देगा। वो झिल्ला गया, ये कमबख्त हमेशा वक्त पर ही धोखा देता है। तभी उसे अनामिका का ख्याल आया। वो काफ़ी हद तक उसे समझती थी और कॉलेज के दिनों से पहले तक वो दोनों साथ ही रहते थे। वरुण ने उसे फ़ोन किया। कुछ देर रिंग होने के बाद, हेलो अनामिका। हाय वरुण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, बड़े दिनों बाद याद किया। सॉरी यार, जॉब ढूंढ रहा हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिलता। तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली? नहीं, जैसी चाहता हूँ वैसी नहीं मिली। मुझे मालूम है तुम्हारा मयार कुछ ज़्यादा ही बुलंद है। अच्छा बोलो, मेरी याद कैसे आई? कुछ खास नहीं, बस तुमसे मिलने को दिल कर रहा था। अमन की पार्टी के बाद हम मिले ही कब हैं? अगर तुम चाहो तो शाम में मिलते हैं। तो ठीक है, शाम को वर्ली सी लिंक के पास कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी शॉप पर नहीं, तुम ऐसा करो, लोखंडवाला में मेरे फ्लैट पर आ जाओ। फ्लैट पर? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। कुछ सोचकर अनामिका ने हामी भर ली। ठीक है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। ओके, बाय बाय। शाम के 7 बजे तक अनामिका आ चुकी थी। उसके आने से घर का माहौल कदरे खुशगवार हो गया था और वरुण के चेहरे पर भी तमानियत नजर आ रही थी। क्या चल रहा है आजकल? वरुण ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। क्या सुनाऊं यार, सब बोरिंग है, कुछ भी तो नया नहीं। विशाल के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, सोचा अब कुछ दिन सिंगल रहूंगी। तुम सुनाओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? यहाँ रहता हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। एक फीकी सी मुस्कान वरुण के लबों पर रक्स करने लगी। ये जुमला उसने महज उसे हंसाने के लिए कहा था। ये अलग बात थी कि एक ज़माने में उनकी मोहब्बत यूनिवर्सिटी में बेमिसाल रह चुकी थी। सभी का यही कहना था कि ये दोनों शादी ज़रूर करेंगे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके मिजाज में तब्दीली होने लगी और एक दिन दोनों अलग हो गए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसी ताल्लुक को निभाने की खातिर अनामिका आज यहाँ मौजूद थी। वरुण के मजाक पर वो चिल्लाई। वरुण, तुम ये फ्लर्ट करना कब बंद करोगे? मजाक कर रहा था यार, बुरा मत मानो। तब तक वो हिल साइड वाली विंडो पर जाकर बाहर का नज़ारा कर रही थी, जिसे देखकर वो तारीफ किए बिना न रह सकी। वाओ, इट्स अमेजिंग। उसकी जाहिरी खूबसूरती पर वो मरमिटी थी, लेकिन वरुण उसके जिस करीब चेहरे को देख चुका था वह बहुत भयानक था, इसीलिए वो अपने जज्बात छुपा नहीं सका। हाँ यार, अच्छा तो है, मगर साथ ही खौफनाक भी। उसने चौंक कर वरुण की तरफ देखा। वो क्यों? कुछ दिन यहाँ रहकर देखो, खुद ही समझ जाओगी। वरुण ने हंसकर कहा, लेकिन ये उसकी जाहिरी हंसी थी। रात का खौफ अभी तक उसके जहन पर काबिज था। ये तो मुमकिन नहीं है, अब कुछ दिन तन्हा रहना चाहती हूँ, और ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। कोई और रास्ता है उस खौफनाक बात को जानने का? उसने न जाने क्या सोचते हुए अनामिका को रात की पूरी कहानी सुना दी। सब सुनकर पहले वो हंसी, उसके बाद बोली, इतने एडवांस दौर में तुम ये क्या बेतुकी हाँक रहे हो? ये सब बातें 60 या 70 की दिहाई में अच्छी लगती थी, मगर अब इनका कोई वजूद नहीं, और तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। काम ना मिलने का असर तुम्हारे दिमाग पर काफ़ी गहरा हुआ है। अच्छा ये बताओ, आखिरी मर्तबा तुम घर कब गए थे? 4 साल पहले। वाह क्या बात है,
4 साल से ये बंदा घर नहीं गया और कहता है कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या मजाक है? अगर आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी तो क्या भजन सुनाई देगा? पहली ट्रेन से घर निकल जाओ, समझे मिस्टर डरपोक? वो तो ठीक है यार, मगर काम भी तो ज़रूरी है। अब तुम ही बताओ, खाली हाथ घर कैसे जाऊं? हाँ वो तो है। अच्छा देखो, मैं कुछ खाने के लिए लाई हूं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। वरुण ने हाँ में सर हिला दिया। रात 10 बजे तक वो दोनों बातें करते रहे। उसके बाद अनामिका चली गई। वरुण ने उसे रोकना चाहा, मगर वो कोई बहाना करके वहां से निकल गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, वरुण की सांसें तेज से तेजतर होती जा रही थी। अपने कमरे में मुंह पर चादर डालकर कमरे की लाइट जलाए वो सोने का मुंतजिर था, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। हल्की सी आहट से भी वो सहम उठता, यहां तक कि खुद अपना साया ही उसे डराने लगा था। और यह खौफ की आखिरी मंजिल होती है, जहां इंसान अपने ही साये से डरने लगता है। तन्हाई से ज्यादा कोई चीज तकलीफदेह नहीं होती। यह इंसान की उन खामियों को जाहिर करती है जो खुशियों के मखौटे के पीछे पिन्हा होती हैं। ये पहले संजीदगी की तरफ ले जाती हैं, फिर उसका रुख मायूसी की जानिब मुड़ जाता है, और उसके बाद ये एक वहशियाना शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल इस वक्त वरुण था। रात के पिछले पहर किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया, जिससे उसकी आंख खुल गई। मगर आज वो पायल की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी के कराहने की आवाज थी। वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और माथे से पसीने की एक पतली सी लकीर बहकर उसकी खशखशी दाढ़ी, जो कि पहले काफी दिनों से शेव ना करने की वजह से बड़ी हुई थी, में आकर जमा हो रही थी। उसने देखा कि बरामदे में कोई नहीं था। बालकनी में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अगरचे खौफ उस पर कब्जा कर चुका था, लेकिन उम्मीद का दामन उसने अभी तक हाथ से जाने नहीं दिया था। उसे अचानक एक ख्याल आया कि शायद ऊपर कोई रहता होगा और उसे यहाँ हो रही वारदात से मुताल्लिक कुछ तो मालूम होगा, और कुछ ना सही, कम से कम किसी के साथ होने के एहसास से उसे एक गोना इत्मीनान हो जाएगा। यह सोचते ही उसके कदम बेख्तियारी तौर पर ऊपर की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियों की यह हालत थी कि सालों से उन पर जैसे किसी ने कदम न रखा हो। धूल, मिट्टी और काई से उसके पांव फिसले जा रहे थे। दीवार के सहारे जब वो किसी तरह ऊपर पहुंचा तो वहां लगे हुए ताले को देखकर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जो जंग खुर्दा हालत में उसका मुंह चिढ़ा रहा था, उसे लगा जैसे उसके घुटने टूटकर फर्श पर बिखर गए हैं। वो कुछ देर सर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब उसमें चलने तक की सकत बाकी नहीं थी। वो न जाने कितनी ही देर तक वहां बैठा रहा और फिर फिसलने की परवाह किए बगैर वो तेजी से नीचे आ गया। अगले दिन जब वो बाहर निकला तो क्या देखता है, ऊपर वाली मंजिल पर कोई खातून कपड़े सुखा रही थी। ये देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही, चूंकि ये बहुत अजीब बात थी कि रात तक यहाँ कोई नहीं था और सुबह सब मौजूद। उसने सोचा कि मुमकिन है कि वो लोग रात को देर से आए हों। उसने उनसे बात करने की कोशिश की। नमस्ते भाभी जी। उस खातून ने वरुण को देखा, मगर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी एक उधेड़ उम्र आदमी, जिसके सर पर एक बाल भी नहीं था, नीचे झांककर देखा। आपको कुछ कहना था? भैया नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या काम है? दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि कल रात आप लोग नहीं थे, ताला लगा हुआ था। आप रात को ये चेक करते हैं कि कौन घर पर है या नहीं? उसके लहजे में करख्तगी थी। नहीं, मेरा मतलब यह है कि मेरा दरवाज़ा रात को किसी ने बहुत ज़ोर से खटखटाया था। मैंने सोचा आपको शायद कुछ काम होगा और आपने दरवाज़ा खटखटाया हो, बस इसीलिए मैं ऊपर देखने चला गया, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। हमारे फ्लैट में कभी ताला नहीं लगता। हम लोग अगर बाहर भी चले जाएं तो मेरी बूढ़ी माँ हर वक्त घर पर ही रहती है। उसने बेरुखी से जवाब दिया। लेकिन मैंने अच्छे से देखा था, वहां पर ताला था। धीरेन भाई ने आपको रात में बाहर निकलने से मना नहीं किया था, तब आप बाहर क्यों निकले? रात में मुझे कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई पायल बांधकर कॉरिडोर में चलता हो। कभी मेरा दरवाज़ा खटखटाया जाता है और कभी खिड़की। बस वही देखने के लिए बाहर निकला था। वैसे सब लोग बाहर ना निकलने पर इतने मुसिर क्यों हैं? हम यहाँ इतने सालों से रहते आ रहे हैं, मगर हमने कभी कोई पायल की आवाज़ नहीं सुनी। तुम नए आए हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारा वहम है। जी, नया तो आया हूँ, लेकिन ये मेरा वहम नहीं है। वो आवाज़ें मुझे साफ सुनाई देती हैं। कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब पता चल जाएगा। इतना कहते ही वो वापस चला गया। उसके बाद वरुण की भी ऊपर जाने की हिम्मत ना हुई, लेकिन उसको अब काफ़ी इत्मीनान हो चला था कि उसके ऊपर वाली मंजिल पर कोई तो रहता है। देर सवेर उनसे भी मदद ली जा सकती है। आज इतवार का दिन होने की वजह से अमित की याद आ रही थी, क्योंकि आमतौर पर वो इतवार को घर पर ही रहता है। उसकी तबीयत यहाँ बेचैन थी, न जाने वो कब से यहाँ से जाने की फिराक में था। जल्दी से उसने कपड़े बदले और अमित की तरफ रवाना हो गया। वरुण ने अमित को वो सभी बातें बताई जो अब तक उसके साथ हुई थी।
जिन्हें सुनकर अमित हंसा और कहने लगा, आजकल तू शायद भूतिया फिल्में ज्यादा देख रहा है। यार तू जानता है कि मेरे पास कोई टीवी वगैरह नहीं है और मोबाइल भी कुछ खास काम नहीं करता। हाँ वो तो मैं जानता हूं कि वो सब तेरे पास नहीं है, लेकिन ये तेरा वहम भी तो हो सकता है। अमित ने मामले की संजीदगी को समझते हुए कहा, मगर वरुण उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कह सका, काश तेरी बात सच होती। कॉफी पीकर वो दोनों तफरी के लिए निकल गए। हाल ही में आई एक फिल्म देखकर उन्होंने रात का खाना होटल पर खाया और फिर वो दोनों घर की तरफ चल दिए। यार अमित, मुझे मेरे फ्लैट पर ड्रॉप कर दे। छोड़ ना वरुण, आज मेरे रूम पर चल, सुबह चले जाना। यहां से तेरा रूम बहुत दूर है, इसलिए ऐसा कर तू भी मेरे साथ रुक जा। देख वक्त क्या हो रहा है। वरुण ने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। अमित ने देखा कि वरुण के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था, जिसे वो काफी देर से महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने ज्यादा इसरार ना करके कार का रुख लोखंडवाला की तरफ मोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि वरुण को मजीद परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि वो पहले ही बेरोजगारी और उस नए घर की मुसीबतों को झेल रहा था। उनकी गाड़ी बिल्डिंग के सामने जा रुकी, जहां हर तरफ अंधेरे की हुकूमत नजर आ रही थी। वरुण ने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखा तो एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, जैसे किसी ने पूरी इमारत को सिया चादर में लपेट रखा हो। आसपास अंधेरा छाया हुआ था, कहीं किसी खंभे पर भी कोई लाइट जल रही थी, जिसकी धुंधली सी रोशनी में वो एक दूसरे को देख पा रहे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त से थोड़ी बहुत रोशनी की वजह से सड़क पर पड़ा हुआ पानी दूर से ही चमक रहा था, जिसमें आवारा कुत्ते एक दूसरे पर झपट पड़ने को बेताब थे। कुछ आसमान की तरफ मुंह उठाकर रो रहे थे और कुछ एक दूसरे को नोचने की फिराक में थे। वरुण, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी कमरे के लिए? ये तो देखने से ही खौफनाक मालूम होती है। ये तो कुछ भी नहीं, अंदर चलकर देख, वहां का तो और बुरा हाल है। अमित को वरुण से जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, मगर वो अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोश रहा। दोनों पर कमरे में दाखिल हुए ही थे कि अमित बोल पड़ा, देख वरुण, 12:40 हो चुके हैं, मगर वो तेरी फ्रेंड कहीं नजर नहीं आई। अमित का ख्याल था कि वो थोड़ा मजाक करके वरुण का गम गलत कर देगा, लेकिन ये सुनकर वरुण की पेशानी पर बल पड़ गए। चुप, ऐसा मत बोल। वरुण ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उसे उसका यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता, नाराज क्यों होता है। वो दोनों देर रात तक इधर उधर की बातें करते रहे और फिर एक ही जगह सो गए। अगरचे फ्लैट में 2 कमरे और भी थे, लेकिन वरुण ने एहतियातन अमित को अपने साथ ही लेटने को कहा, क्योंकि वो चाहता था कि जो कुछ वो देख चुका वो सब अमित ना देखे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। रात के किसी पहर वरुण की आंख खुली। उसने देखा कि अमित कमरे में मौजूद नहीं था और घड़ी 4:35 दिखा रही थी। किसी अनहोनी के मुतालिक सोचकर उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। वरुण ने आओ देखा ना ताओ बाहर की तरफ भाग उठा और चिल्ला चिल्लाकर अमित को पुकारने लगा। वरुण ने लाइट ऑन की। उसे बाहर बरामदे में किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो, और ये आवाज यकीनन अमित की थी। सहन में देखने के बाद उसने बाकी कमरों में भी देखा था, मगर अमित कहीं नहीं था। जब वो बदहवास इधर उधर दौड़ रहा था, तब उसकी नजर किचन पर पड़ी। क्या देखता है कि अमित स्लेब के नीचे उकड़ू बैठा थर-थर कांप रहा था। खौफ की वजह से उसकी गिग्गी बंधी हुई थी। वो किसी अजीब जबान में कुछ बुड़बुड़ा रहा था, लेकिन वरुण को कुछ समझ नहीं आया। उसके हाथ जमीन पर और आंखें खौफ के मारे बाहर निकलने को थी। मुंह से थूक निकल रहा था और साथ ही दांतों के कटकटाने की आवाज आ रही थी। अगरचे वरुण अमित से ज्यादा खौफजदा था, लेकिन उस वक्त न जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। अमित को बाहर निकालने के लिए जैसे ही उसने छुआ, वो उछलकर दूर जा पड़ा। अमित किसी मुर्दा लाश की तरह ठंडा था। वो हिम्मत करके उसके नजदीक गया। अमित, क्या हुआ? यहां क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उस वक्त किसी और ही दुनिया की सैर कर रहा था। वरुण ने किसी तरह उसे बेड पर लिटाकर उस पर कंबल डाला, गर्म पानी पिलाया, हाथ और पांव की मालिश की, तब कहीं जाकर उसकी सर्दी कम हुई। लेकिन खौफ था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमित थोड़ी थोड़ी देर बाद सहम कर वरुण का हाथ पकड़ लेता और उसके चेहरे का रंग ऐसा जिसे गोया किसी ने हल्दी पोत दी हो। इस बात का एहसास वरुण को शुरू में ही हो चुका था कि उसके साथ अमित भी मुसीबत में फंस चुका है। जैसे तैसे उन दोनों ने सुबह की, अगरचे उस सुबह को बहुत खुशगवार नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनके लिए यह भी कम खुशी की बात नहीं थी कि वो दोनों जिंदा थे। वरुण ने अमित को कॉफी का कप देते हुए उससे सवाल किया, रात क्या हुआ था? उसने वरुण की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा, जैसे वो उससे कोई अजनबी बात पूछ रहा हो। उसने भी उसके सवाल को दोहराया, रात क्या हुआ था?
यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि रात क्या हुआ था। तू रात मेरे सामने सो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तू किचन में खौफ की हालत में कांप रहा था। यार वरुण, तू भी ना बिल्कुल बच्चों जैसे सवाल करता है। देख, तेरे सामने भला चंगा नाश्ता कर रहा हूँ, रात गई बात गई। अमित ने हैरत अंगेज तौर पर उसकी बात को टाल दिया। वरुण को उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने उससे मजीद सवाल नहीं किए, मगर अभी वो इस ख्याल से निकला भी नहीं था कि अमित अचानक बोल पड़ा। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुझे कहीं जाना हो तो साथ चल, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। वरुण ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली और हाँ कर दी। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। वो लोग कार में बैठकर पुणे हाईवे की तरफ निकल गए, मगर अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उन्हें कहाँ जाना था। अचानक अमित ने एक रेस्टोरेंट के सामने ब्रेक लगा दिए। वरुण उसके इस अमल पर फिर से चौंक गया। वो सोच रहा था कि वो लोग अभी नाश्ता करके आए हैं तो यहाँ अमित ने कार क्यों रोकी, जिस पर उसने उससे सवाल भी कर दिया। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस बाद में, पहले कॉफी पियेंगे, सर बहुत दर्द कर रहा है। मगर हम अभी तो कॉफी पीकर आए हैं। वरुण के लहजे में हैरत के साथ झुंझलाहट भी थी। तो क्या हुआ, एक और सही, अमित ने लापरवाही से जवाब दिया। वरुण ने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर कर दिए, मगर वो एक दूसरे से नजरें मिलाने से कतरा रहे थे। सवाल दोनों के पास थे मगर जवाब कोई नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद उनके सामने 2 कॉफी और साथ में 2 सैंडविच आ चुके थे। अमित, एक बात बता, तुझे रात की कोई भी बात याद नहीं है? वरुण ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उससे किसी तरह भी जब्त ना हुआ तो उसने अमित से सवाल कर ही लिया। वो गोया इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। फौरन बोल पड़ा, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला, बस डर के मारे मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। क्या? वरुण के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। हाँ। क्या हुआ था रात? वरुण ने तजस्सुस के अंदाज में उससे सवाल किया। रात जब तू सो गया तो मुझे भी हल्की सी नींद आने लगी, मगर मैं पूरी तरह नहीं सोया था। अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर मुझे किसी की परछाई दिखाई दी। दरवाजा खोलकर सीधा बाहर चला गया, वहां भी कोई नहीं था। जैसे ही मैं वापस पलटा तो मुझे घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा तो क्या देखता हूँ कि वहां एक औरत बैठी कुछ खा रही थी। एक छोटी लड़की जो बड़े साइज का फ्रॉक पहने हुई थी उस औरत के पीछे खड़ी थी। उस लड़की के पैरों में घुंघरू बंधे थे और हाथ में एक गुड़िया। मैं समझा शायद इसी बच्ची के चलने से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। मैं उसके पास गया। अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं बहुत मुश्किल से देख पा रहा था, पर मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। यह मंजर देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। वो औरत पुराने कपड़े, सफेद बाल जो कि लंबाई की वजह से जमीन पर पड़े थे, उकड़ूं बैठकर सर झुकाए वो बहुत तेजी से कुछ खा रही थी। क्या खा रही थी? अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और पूछा, कौन हो आप? उसने आवाज पर जोर देकर कहा, हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस औरत ने जैसे ही पलटकर देखा मेरी चीख निकल गई। उसके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा था, आंखें सिया, उसके दांत किसी बड़े कंगे की तरह थे, चेहरे पर बहुत ज्यादा सलवटें। उसके सामने एक बकरी मुर्दा पड़ी हुई थी जिसके नीचे का आधा हिस्सा गायब था। मुझे देखते ही वो एकदम रुक गई और बची हुई बकरी को उठाकर उसने मेरी तरफ फेंक दिया। वो लड़की और बूढ़ी औरत दोनों मुझे ऐसे देखने लगी गोया उनका अगला शिकार मैं ही था। इस मंजर से मेरे होश उड़ चुके थे। एक पल गंवाए बिना मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। डर के मारे अगरचे मेरा बहुत बुरा हाल था और दहशत मेरे हवास पर तारी हो चुकी थी, मगर फिर भी मैं सर पर पैर रखकर भागा। आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम है। ओह, ये बहुत बुरा हुआ, मगर तुमने ये बात सुबह क्यों नहीं बताई? मेरी जुबान को ताला लग गया था। मैंने कोशिश की थी मगर उसने मुझे रोक दिया। किसने? उस बूढ़ी औरत ने जो कमरे में तुम्हारे पीछे खड़ी थी। क्या? वरुण को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच चुकी थी। ओह मेरे खुदा! उसने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया था और छत की तरफ देखने लगा। उसे लगा था कि वो सिर्फ उसी को दिखाई देता है, मगर अमित के हवाले से वो मुतमईन था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उसी मायूसी में उसने कहा, अमित, तूने ये कल रात देखा और मैं इसको हर रात देखता हूं। तू ये सब कैसे बर्दाश्त करता है? मैं तो एक रात भी उस रूम में न रुकूं। मैं रूम से बाहर नहीं निकलता, मगर हर रात मुझ पर मौत की रात की तरह गुजरती है। तू इस फ्लैट को छोड़ क्यों नहीं देता? अमित ने उससे जान छुड़ाने की तदबीर बताई। कैसे छोड़ दूं? वो मुझे कहीं जाने नहीं देती। दिन जैसे तैसे बाहर काट लेता हूं, मगर रात को मेरा घर पर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा दम घुटने लगता है, जैसे मेरा दिल किसी की उंगलियों की गिरफ्त में मौजूद हो और वो अपनी उंगलियों को उसमें धंसाए जा रहा हो, और इस वजह से मेरे दिलो दिमाग की नसें फटने पर मजबूर हों। किसी पंडित से बात कर चुका हूं। उस जगह का नाम सुनकर कोई जाने को तैयार नहीं होता।
एजेंट से बात की? वो तो जानता होगा कि यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। अभी तक तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि एजेंट से बात करके इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं। अमित फौरन तैयार हो गया, जैसे वो वरुण के कहने का ही मुंतजिर था। वो लोग परेश के घर के लिए निकल पड़े। वो कहीं नजदीक ही रहता था, मगर सही पता उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जीने की उम्मीद इंसान को सहराओं, दरियाओं, जंगलों, बयाबान और आसमान तक की खाक छानने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने दादर पहुंचकर एक आदमी को देखा जो दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा था। सुनिए भैया। हाँ बोलो। उसने तुर्शरोई से उनकी तरफ देखकर सवाल किया। यहाँ परेश भाई कहाँ रहते हैं? सीधे से लेफ्ट राइट में तीसरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर। थैंक्स। जब तक वो सामने रहे उसकी नज़र उनसे नहीं हटी। गली में मुड़ने तक वो उन्हें साइड मिरर में दिखाई देता रहा। उन्होंने परेश के घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। क्या चाहिए? उसने उनकी बात सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अगर बीमा एजेंट हो तो मुझे किसी पॉलिसी में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, हम लोग कोई बीमा एजेंट नहीं है। हम तो परेश भाई से मिलने आए हैं। ये घर उन्हीं का है ना? हाँ, ये घर परेश का ही है। उससे क्या काम है? ये हम उन्हीं को बताएंगे। आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। देखो, मैं परेश का बड़ा भाई हूँ। जो कहना है मुझसे कहो। उस पर कोई उधारी है तो मैं चुकता कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उनकी याद आ रही थी इसलिए मिलने चले आए। कितने दिन पहले मिले थे? कुछ महीने पहले। ये सुनते ही वो आपे से बाहर हो गया और उन पर चिल्लाने लगा। पागल हो तुम, या मैं एड़ा दिखता हूँ? तुम खुद को परेश का दोस्त कहते हो और परेश के बारे में कुछ पता नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम लोग? वो शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, वरुण ने शर्मिंदगी से कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर वो घर पर नहीं है तो इतना ही बता देंगे कहाँ मिलेंगे। अरे पागल, परेश को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। उसके अल्फाज वरुण पर बिजली बनकर गिरे। वो लोखंड वाला किसी काम से गया था, वहीं उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी लाश पास ही एक नदी में पत्थरों के पास मिली, जिसे मछलियों और जानवरों ने बुरी तरह खाया हुआ था। पास ही बस्ती में रहने वाले कुछ मजदूरों ने अगले दिन देखा और पुलिस को खबर की। चेहरा इतना खराब हो चुका था कि मैं भी पहचान नहीं पाया। हाथ की अंगूठी और पसलियों पर ऑपरेशन के निशान से उसकी शनाख्त हो पाई थी। ये बताते हुए उसकी आंखें भीग चुकी थी। ये सुनकर उन दोनों के सर चकराने लगे थे। खड़े होने की सकत उनमें बाकी नहीं रही थी। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए और हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे ये बता कि परेश का नंबर तुझे कहाँ से मिला? अमित के लहजे में एक किस्म की सख्ती के साथ खुश्की भी शामिल थी। कहीं से भी नहीं। तो क्या वो आसमान से टपका था? नहीं, उससे मेरी मुलाकात लोकल ट्रेन में हुई थी और बातों ही बातों में मैंने उसको अपनी ज़रूरत बताई। तब उसने कहा कि उसके पास एक फ्लैट खाली पड़ा है, किराया भी कम है और एडवांस भी कुछ ज़्यादा नहीं। तुझे तो मेरी हालत पता ही है ना काम था ना ही पैसे। मुझे यह सौदा मुनाफा लगा तो बस आ गया यहाँ। अब इस जंजाल से तू कैसे निकलेगा ये सोच। हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। उस बिल्डिंग में दूसरे लोगों से बात की तूने? हाँ की थी, मगर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मकान मालिक समेत सभी बस यही कहते हैं कि बस रात को बाहर ना निकलो। इसके अलावा कोई बात करने को भी तैयार नहीं। यह भी कोई बात हुई यार। वरुण को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा सुन, आसपास के लोगों से बात करके देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जरूर किसी को कुछ तो पता होगा। अगर वहां कोई हादसा हुआ है तो जरूर वो जानते होंगे। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आता वहां। यार अमित, तू मेरे साथ ही रुक सकता है जब तक ये मसला हल हो, वरुण ने इल्तिजा के लहजे में कहा, जिसका अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता एक नया सवाल कर दिया। अनामिका को ये सब बताया तूने? हाँ बताया था, मगर वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। अगर वो देख लेती जो मैंने देखा था तो उसको भी यकीन आ जाता, अमित ने अपने मखसूस अंदाज में सोचते हुए कहा। उन दोनों ने खाना खाया और कार को लोखंडवाला की तरफ मोड़ दिया ताकि इस मसले के हल का कोई सुराग मिल सके। बिल्डिंग जहां वरुण रहता था उससे पहले तकरीबन 300 मीटर के फासले पर एक चाय का ढाबा था, जिस पर अब से पहले वरुण की कभी नजर नहीं पड़ी थी। अमित ने कार को वहीं रोक दिया। चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। कार से निकलते ही अमित ने जेब से सिगरेट निकालकर अपनी 2 उंगलियों के दरमियान दबाया और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर उसे सुलगाने लगा और साथ ही 2 चाय के लिए भी कह दिया। ठीक है, बैठ जाओ, बनाता हूँ। गाहक के नाम पर वहां सिर्फ 2 ही लोग थे। टीन की चादरों का बनाया हुआ एक छोटा सा ढाबा जो जगह जगह से टपक रहा था। 1-2 पुरानी बेंच बैठने के लिए पड़ी थी। हल्का सा कीचड़ भी था जो उनके जूतों पर लग चुका था, जो अमित को किसी तौर भी पसंद नहीं था। ढाबे के सामने एक पुरानी साइकिल जो शायद ढाबे वाले ही की थी, जिस पर दूध का कैन लटका हुआ था, खड़ी थी। जैसे चाय वालों की आदत होती है बात बनाने की, वैसे ही उसने भी उनसे सवालात करने शुरू कर दिए। चाय की पतीली में दूध डालते हुए उसने पूछा,
यहाँ नए दिखाई देते हो सेठ, पहले कभी नहीं देखा इधर आपको। अंकल मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ, वरुण ने जवाब दिया। मगर बेटा मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, रहते कहाँ हो? यहीं, वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, लाइट ब्लू, शांति निवास। जी हाँ। वो बहुत जोर से हंसा, यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद दूध की पतीली से दूध भी छलक गया। अपनी हंसी पर काबू रखते हुए उसने फिर सवाल दागा, क्या बेटा आज मजाक के लिए कोई और नहीं मिला जो मुझ बूढ़े से ये मजाक करते हो? उसकी बात से वो दोनों और बेचैन हो गए। इसी इस्तराब की हालत में उसने सवाल किया, अंकल मैं आपका मतलब नहीं समझा, ऐसा क्यों कहा आपने? अरे बेटा वो बिल्डिंग तो कई सालों से बंद है, तुम वहां कैसे रह सकते हो? मगर मैं तो वहां पिछले कई महीनों से रह रहा हूं, शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। अच्छा रुको, वो देखो लुक्का प्रसाद जी आ रहे हैं, उनसे पूछवाता हूं। आइए लुक्का प्रसाद जी, बैठिए। आप इन बच्चों को ये बताइए कि शांति निवास कब से बंद है? लुक्का प्रसाद ने अपने गंजे सर को खुजाते हुए दिमाग पर जोर दिया और जवाब दिया, वो तो शायद 2-3 साल से बंद होगा। लुक्का प्रसाद ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। अमित के हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया और कपकपी की वजह से वरुण की भी तकरीबन आधी चाय छलक कर रह गई। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए सवाल किया, मगर अंकल वो जो वहां किराएदार रहते हैं, फिर वो कौन है? तुम उसी बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना जो पेट्रोल पंप के पास है, हल्के नीले रंग की? हाँ हाँ वही, वरुण ने तेजी से जवाब दिया। उसके मालिक धीरन भाई बाटली वाला जब से गुजरे हैं तब से वो बिल्डिंग ऐसे ही बंद पड़ी हुई है और वहां कोई किराएदार भी नहीं रहता। ये एक और धमाका था जो उन दोनों के दिमाग में हुआ था। इससे उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सर की सभी नसें फट पड़ेंगी। क्या धीरन भाई गुजर गए? मगर कब? वो तो कुछ महीने पहले मुझसे मिले थे। कब? चाय कपों में डालते हुए उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। जब मैंने ये फ्लैट किराए पर लिया था तब। दोनों ने चाय की कप उठाते हुए जवाब दिया। ये सुनना था कि वो चाय वाला तेज में आकर बोला, खड़े हो जाओ, चाय के पैसे मत दो और यहां से चलते बनो। मैं समझा कोई शरीफ आदमी हो, मगर तुम तो एक नंबर के चालू आदमी निकले। चलो कल्टी मारो। पहले कहते हो कि उस बिल्डिंग में रहते हो जो सालों से बंद है, और फिर कहते हो धीरन से भी मिले हो जो कि मर चुका है। अलीबाग से आए हो क्या, या मेरे को एड़ा समझा है? मगर अंकल मुझे कोई बात नहीं सुननी, यहां से फौरन चलते बनो या दूं अभी रख के। देख रहे हैं लुक्का प्रसाद जी, आजकल के लौंडे लपाटे हमें बेवकूफ समझते हैं। अमित को उसकी बात पर गुस्सा आया, पर वरुण ने उसे रोकने का इशारा कर दिया, जिससे वो खून के घूंट पीकर रह गया। वो लोग वहां से उठकर कार में आकर बैठ गए। कहने को उनके पास कुछ नहीं बचा था। मामला बजाय सुलझने के और उलझ गया था। वो मसले का हल निकालने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ एक और मसला उनका मुंतजिर था कि तभी अचानक फोन की घंटी ने खामोशी को तोड़ा। किसका फोन है? अमित ने पूछा। अनामिका। हेलो अनामिका, कैसी हो? अच्छा ठीक है, तुम घर पर ही रहना, मैं बाद में फोन करूंगा, अभी कार ड्राइव कर रहा हूं। यह कहकर वरुण ने फोन रख दिया। उसे क्यों नहीं बुलाया? अमित ने तेवरी चढ़ाकर वरुण की तरफ देखकर पूछा। उसको इस मुसीबत में क्यों घसीटूं? हम 2 लोग काफी नहीं हैं? वैसे भी यहाँ मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन दोनों ने बिल्डिंग में ना जाकर पास ही जो बस्ती थी वहां जाने का फैसला किया ताकि पता करें कि उस बिल्डिंग में क्या हुआ था और उसके मालिक और ब्रोकर दोनों के साथ क्या हादसा पेश आया था। वो दोनों वहां पहुंच तो गए थे, मगर अब ये सोच रहे थे कि किससे और क्या पूछें। फिर उन्हें एक तदबीर सूझी। वो दोनों कार से उतरकर पास ही एक पान की दुकान पर जा खड़े हो गए। अमित ने 2 सिगरेट निकाली और पीने लगे। इस तरीके से वो पान वाले को सवाल के लिए मानूस कर रहे थे। भैया आप यहाँ कब से हैं? पान वाला भी अपनी धुन में बोलने लगा। हम तो साहब यहाँ 15 साल से हैं। अमित ने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। बस इतना सवाल ही काफी था उसके जख्मों को कुरेदने के लिए। उसने मजीद बोलना शुरू किया। हम बचपन में ही घर से जो भाग आए, सोचा था जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। बम्बई आए और धक्के खाने को मिले। बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन आज की दुनिया में कौन किसी की मदद करता है। सपना तो खाक में मिल गया, अब बस जिंदगी पेट भरने तक ही रह गई है। हम यहाँ पान की दुकान खोलकर बैठ गए। पान वाले की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे वरुण ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, फिर तो तुम यहाँ सब चीजों से वाकिफ हो गए। सीधे पूछिए ना सेठ, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो इतनी जल्दी मतलब की बात समझ जाएगा, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। शांति निवास। वो भी सीधे मुद्दे पर आ गए। ओह शांति निवास, कहते हैं उस बिल्डिंग पर भूतों का साया है। ना वहां कोई रहता है और ना आप कोई उस बिल्डिंग के पास जाता है। उस बिल्डिंग की क्या कहानी है? अमित ने पूछा। क्या बताएं बाबूजी, वो बिल्डिंग बनने से पहले वहां एक कच्चा मकान हुआ करता था।
जिसमें गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका मर्द उसको छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। पति के चले जाने के बाद मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। उस लड़की को कथक करने का बहुत शौक था। यह शौक वो अपने घर पर ही रहकर पूरा करती। पास ही एक पेट्रोल पंप था जिसका मालिक कोई धेरन नाम का सेठ जोगेश्वरी में कहीं रहता था, एक बहुत बड़ा बिल्डर था। धेरन को वो जगह जहां वो औरत रहती थी बहुत पसंद आई, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार न थी। आसपास जगह होने के बावजूद भी सेठ को न जाने क्या चिढ़ थी कि उसी घर के पीछे पड़ा हुआ था। मगर वो औरत भी अपनी जगह बेचने पर किसी तरह आमादा नहीं थी। उसके पास बस वही जमीन का एक टुकड़ा था जिसे बेचकर वो अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकती थी। धेरन ने उसे डराया धमकाया मगर वो नहीं मानी। एक रात ना जाने कैसे उसके घर में आग लग गई, जिसमें वो और उसकी 13 साल की बेटी दोनों जलकर खाक हो गईं। आज तक पता नहीं चल सका वहां आग कैसे लगी। पुलिस का तो आपको पता ही है, सेठ जैसे बड़े लोगों की जेब में रहती है। लाशों का पंचनामा हुआ और बिना किसी तफ्तीश के उनकी जली हुई लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ ही महीनों के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। जैसे तैसे बिल्डिंग तो बन गई, मगर वहाँ एक नई बात यह हुई कि वहाँ जो भी रहने आता न जाने कहाँ गायब हो जाता या मर जाता। एक दिन हम लोगों को खबर मिली कि उस बिल्डिंग का मालिक कार एक्सीडेंट में मर गया है। उसके मरने के बाद उसकी औलाद में से किसी ने भी इधर का रुख नहीं किया। तब से लेकर आज तक ये बिल्डिंग ऐसे ही बंद पड़ी है। अच्छा, तुमने बताया कि उसका लड़का जो गेश्वरी में रहता है, बता सकते हो गेश्वरी में कहाँ रहता है? नहीं सेठ, पता तो हमारे पास नहीं है। उस पान वाले से उन्हें जो भी मालूम हो सका वो बहुत अहम था। अब इसी के सहारे वो आगे बढ़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने अगला टारगेट धेरन के बेटे को बनाया। वो मन ही मन में इरादा कर चुके थे कि इस मामले की तह तक जाकर ही दम लेंगे। इसलिए कार का रुख जोगेश्वरी की तरफ मोड़ दिया। अमित, जोगेश्वरी इतना बड़ा है, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? वरुण, एक बात बताओ, धेरन और परेश दोनों का एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ही लोखंडवाला में मरे हैं। इसमें तुझे कुछ कॉमन नहीं लगता? क्या पता दोनों एक साथ ही मरे हों। अगर ऐसा होता तो परेश का भाई हमें उस वक्त ना बता देता जब हम उसके घर पूछने गए थे, लेकिन हम वहां परेश के बारे में पूछ रहे थे, ना कि धीरन के। हाँ, सही कहा। ऐसा करते हैं, पहले परेश के घर जाकर धीरन के बारे में पूछते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। जोगेश्वरी की बजाय वो लोग परेश के घर दादर पहुंच गए। परेश का भाई उनके सामने खड़ा था। अब क्या चाहिए? क्या आप धीरन को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूं। परेश उनके साथ ही काम करता था। क्या काम करता था? प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का। तो क्या परेश और धीरन का एक्सीडेंट एक साथ हुआ था? हाँ, वो दोनों एक साथ किसी बिजनेस डील को फाइनल करने लोखंडवाला जा रहे थे। उन दोनों ने उसको उनके साथ हुए हर एक हादसे के बारे में बताया। परेश और धीरन से मुलाकात भी की, पूरी तफसील बताई, उनका हुलिया भी बयान किया, जिसे सुनकर परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस मुसीबत से निकलने में आप हमारी मदद करें। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? परेश के भाई ने झिल्लाकर जवाब दिया। आप हमें धीरन सेठ के घर ले चलें, हम उनके बेटे से बात करना चाहते हैं। हम इस मुसीबत से कैसे निकलें, शायद वो हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लें। उनकी बातों को सुनने के बाद न जाने क्या उसके मन में आई, उसका दिल पसीज गया और उसने हामी भर ली। ठीक है, चलो। अब वो 3 लोग हो चुके थे। अमित के चेहरे पर अब उम्मीद और खुशी की मिलीजुली कैफियत जाहिरी तौर पर दिखाई दे रही थी। 1.5 घंटा मुसलसल कार चलाने के बाद वो लोग जोगेश्वरी में एक बंगले के सामने पहुंच गए। यही है धीरन सेठ का घर, परेश के भाई ने कहा। इसे घर नहीं बल्कि महल कहना चाहिए, अमित बोला। गेट कीपर के जरिए हमारे आने की इत्तला अंदर पहुंचाकर हम लोग बाहर ही इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद चौकीदार बाहर आया, बोला, आप लोगों को साहब अंदर बुला रहे हैं। वो लॉन से गुजरकर गैलरी में दाखिल हुए जहां एक नौकर उनका मुंतजिर था। आप लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं, यह बाईं तरफ ड्राइंग रूम है, वहां इंतजार कीजिए, साहब अभी आते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। तकरीबन आधे घंटे बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। भारी भरकम जिस्म का मालिक, सफ़ेद कुर्ता, गले में सोने की चेन, रंग साफ, कद 5 फुट 6 या 7 इंच। और सबसे ख़ास बात यह थी कि उसके सामने का एक दांत सोने का था, जो कि उसके मुस्कुराने पर चमकता था। उसे देखते ही लगा जैसे सामने से धीरन आ रहा हो, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बाप पर था। आते ही उसने सबको नमस्ते किया। नमस्ते, सबने एक साथ जवाब दिया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वरुण ने यहाँ आने की पूरी कहानी उसके सामने बयान कर दी। उसने उनकी बातों को बहुत गौर से सुना। हैरत और इस्तेजाब की मिलीजुली कैफियत उसके चेहरे पर नुमायां थी। अब पूरी सूरत हाल आपके सामने है।
मैं और मेरा दोस्त बगैर किसी वजह के उस जंजाल में फंस गए हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपका हम पर बड़ा एहसान होगा। सब कुछ सुनने के बाद उसने चुप तोड़ते हुए कहा, भूतों वाली बकवास तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ और ये सब बातें वो बस्ती वाले फैला रहे हैं। मैं उन सब पर केस करा दूंगा, इसीलिए मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकती। उस घर में कोई भूत वूत नहीं है। मेरे बाप की मौत भी एक हादसा थी जिसकी रिपोर्ट मुझे बाद में पुलिस ने दी थी। लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि मैंने वो फ्लैट किसी को किराए पर नहीं दिया, तो तुम्हें वो चाबी कैसे मिली? पहला शक तो मुझे तुम पर ही है। उसने नौकर को आवाज दी और चाबी लाने का कहा। नौकर कुछ देर बाद चाबी ले आया। ये चाबी बिल्कुल वैसी ही है जैसी वरुण के पास थी। चाबी दिखाते हुए उसने सवालिया नजरों से वरुण की तरफ देखा और फैसलाकुन अंदाज में कहा, देखो, जैसा तुमने मुझे बताया है कि वहां तुम 4 महीने से रह रहे हो और चाबी भी तुम्हारे पास है, तो एक काम करते हैं, कल लोखंड वाला जाकर उसका मुआयना करते हैं। मगर याद रखना, अगर इस बात में रत्ती बराबर भी झूठ हुआ तो जेल में बंद करा दूंगा तुम्हें। वरुण उसकी तहकीक के लिए किसी भी कीमत को अदा करने को तैयार था। अगर ये झूठ हुआ तो जो सजा आप देना चाहें मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। मैं आप लोगों को लेकर वहां पहुंचूंगा, सोरेन ने कहा। वो लोग वहां से रवाना हुए और परेश के भाई को पहले घर छोड़ा। फिर वो दोनों अमित के रूम की तरफ चल दिए। उनका इरादा था कि आज वहां रुकेंगे और अगले दिन वहीं से रवाना होंगे। सुबह 10 बजे वो दोनों तैयार बैठे थे। उसी वक्त सोरेन का फोन आया कि वो अपने लोगों के साथ निकल चुका है। ठीक है, हम भी निकलते हैं, वरुण ने जवाब देकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद 4 गाड़ियां शांति निवास के सामने खड़ी थी। सोरेन ने दरवाजे पर पड़े हुए ताले को देखा और फिर उन दोनों की तरफ घूर कर देखा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों इसी घर की बात कर रहे थे। उसने कहा, तुम पक्का इसी बिल्डिंग की बात कर रहे थे? यहाँ किसी के पैरों तक के निशान नहीं है और ताले की हालत तो देखो, बिल्कुल जंगालूद हालत में लगता है। अगर जोर से लात मार दूं तो जमीन पर गिर पड़े। अमित मेरा चेहरा देख रहा था और मैं उसका। खोलो इसे। वरुण ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोल दिया। सब लोग हैरत से उसका मुंह देखने लगे। अंदर कीचड़ भरा हुआ था और जगह जगह घास उगी हुई थी। देखने से लग रहा था कि यहाँ काफी वक्त से कोई नहीं आया। कौन से माले पर रहते हो? सोरेन ने शक की नजरों से वरुण की तरफ देखकर पूछा। चौथे पर। वरुण जमीन पर पड़ा हुआ कीचड़ देख रहा था। कल तक यहाँ कोई कीचड़ नहीं था, मगर आज इतना कैसे? चलो फिर, यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? सब चौथे माले की तरफ चल पड़े। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मगर चाबी वरुण की जेब में नहीं थी। चाबी कहाँ है? सोरेन गरजा। वरुण, चाबी कहाँ है? अमित ने भी सवाल किया। मेरे पास ही थी, मगर अब नहीं है। अब नहीं है मतलब कहाँ गई? तुम यहीं रहते थे, ये बात तो पक्की है ना? सोरेन ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। एक काम करो, ताला तोड़ो। पुलिस वाला जो साथ आया था बोला। ताला तोड़ दिया गया। फ्लैट में बेतहाशा बदबू थी। सांस लेना मुश्किल था, जिसकी वजह से फ्लैट में कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये किस चीज की बदबू है? सच सच बताओ, यहाँ क्या करते थे तुम दोनों? सोरेन ने गुस्से से वरुण और अमित की तरफ देखा। सब मुंह पर रुमाल रखकर किसी तरह अंदर दाखिल हुए। सामने टेबल पर सड़ा हुआ बर्गर, जिसमें कीड़े चलकर खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ उसके चंद जर्रात ही बचे थे, और खाने के फफूंदी लगे बर्तन रखे हुए थे। किचन में दूध के जलने के निशान और जमीन पर धब्बे थे। चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन जलकर खाक हो चुका था। दीवारों और छत पर किसी चीज को खुरचने के निशान सब जगह मौजूद थे। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था। सोफे पर किसी धारदार चीज से काटने के निशान थे और फोम बाहर निकली हुई थी। हर जगह धूल ही धूल और बदबू। वरुण और अमित दोनों खामोशी से कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी से कोई मतलब ही ना हो। उनकी नजरों में कोई सवाल नहीं था और ना ही कोई जवाब। कोई तजस्सुस नहीं, हैरत नहीं, ना ही इस्तेजाब। जिस तरह वो देख रहे थे उससे तो यही लगता था कि वो दोनों इस कमरे में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में भी नए थे। इन कमरों की चाबी कहाँ है और ये बदबू कहाँ से आ रही है? तुम दोनों कुछ करोगे भी या सिर्फ मेरा ही मुंह देखते रहोगे? सोरेन ने उन दोनों को चिल्लाकर कहा, मगर जवाब नदारित। साथ आए पुलिस वाले ने कहा, साहब, लगता है इनको गहरा सदमा लगा है, इसीलिए चुप है। सोरेन, ठीक है, दरवाजा तोड़ दो। पुलिस ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। परेश का भाई तो चीखता हुआ बाहर भाग गया। 3 पुलिस वालों में से एक बेहोश हो गया और बाकी 2 का रंग सफेद पड़ चुका था। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, जैसे किसी ने उनकी जबान पर उंगली रख दी हो। सोरेन सीने पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर गिर गया। उसे हार्ट अटैक आया था, क्योंकि सामने वरुण और अमित की हाथ पांव बंधी हुई लाशें पड़ी थी, जिनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया था। आंखें सर में धंस चुकी थी। उनके सीने को चीरकर दिल निकाल लिया गया था।
जमीन पर एक गोल दायरा बनाकर उसमें एक सितारे के निशान पर उनकी लाशें रखी हुई थी। अगले दिन पुलिस ने उस पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर दिया और उस जगह के आसेबजदा यानी शापित होने का नोटिस चिस्मा कर दिया। बस्ती के काफी लोग बिल्डिंग के इर्द गिर्द जमा थे। उनमें वो पान वाला भी खड़ा था जिसने अमित को ये सब कहानी सुनाई थी। सोरेन हार्ट अटैक से बच नहीं सका, जो कि धीरेन का इकलौता बेटा था। उसका वंश चलाने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं था। पुलिस को वो सब वीडियोज वरुण के मोबाइल से मिल चुकी थी, जिनके बनाने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर बरोज शुक्रवार थी, जो वरुण ने रिकॉर्ड की थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने वरुण को नफसियाती मरीज साबित कर दिया और उन दोनों की मौत को जादू टूने से जुड़ा हुआ बताया। अनामिका से जब इस बारे में पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो पिछले कई महीनों से वरुण से नहीं मिली, बस 1-2 मरतबा फ़ोन पर बात हुई थी। परेश के भाई की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे पागलखाने भेज दिया गया। साथ आए पुलिस वालों में दरोगा की हालत नाजुक थी, क्योंकि धीरेन की बिछाई हुई बिसात का वो भी एक मोहरा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि वरुण और अमित को मरे हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर डॉक्टर का कहना था कि मरने की सही तारीख तो बताना मुश्किल है, मगर 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के दरमियान उनकी मौत हुई है और मारने से पहले उन पर बहुत तशद्दुद किया गया था। जब उनका दिल निकाला गया तब वो जिंदा थे। फ्लैट में सिवाय वरुण और अमित के कहीं भी किसी और की उंगलियों के निशान नहीं थे और ना ही किसी के उस फ्लैट में आने और जाने के फुटप्रिंट मिले। सबसे हैरत की बात यह थी कि उनको मारने में किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक हादसा मानकर इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों का कहना है कि आज भी वहां से रात को किसी के कथक करने की आवाजें आती हैं, जिनको रात के सन्नाटे में काफी दूर तक सुना जा सकता है। अनामिका को इस हादसे की जब खबर मिली थी तो वो कुछ समझ ही ना सकी और कुछ वो किसी कत्ल के चक्कर में फंसने से खुद को बचा रही थी, मगर ये बात वो बखूबी जानती थी कि वो वरुण से मिलने उसके घर गई थी, मगर पुलिस से उसने ये सब छुपा लिया था। उस रात जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, तभी अचानक उसे दूसरे कमरे में घुंघरुओं की बजने की आवाज सुनाई दी, छमछम की यह आवाज जो कभी वरुण भी सुना करता था। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।